काव्य के भेद में अगला भाग बताने जा रहा हूँ। महाकाव्य बता चुका हूँ। काव्य अब खंड काव्य। अब खंड काव्य के बारे में जानिए। आखिर काव्य होते क्या है, काव्य के भेद कितने होते हैं, मैं पूरा बताऊंगा और समझिएगा, सुनिएगा। आज नहीं, हो सकता है बहुत लोगों को, कुछ बच्चे भी इसमें सम्मिलित हों, 6, 7, 8, 9, लेकिन आज नहीं, लेकिन कल अवश्य काम आएगा। तो शुरू करते हैं काव्य के भेद। खंड काव्य, महाकाव्य के बाद खंड काव्य। खंड का मतलब ही होता है टुकड़ा, कई भागों में। कोई एक चीज को ले लीजिए, उसको कई टुकड़ों में कर दीजिए, वही खंड होता है। उसी तरह महाकाव्य का एक खंड काव्य, अर्थात एक महाकाव्य में कई खंड काव्य हो सकते हैं। देखिए, महाकाव्य में जहाँ संपूर्ण जीवन की झांकी रहती है, महाकाव्य में जहाँ संपूर्ण यानी पूरे जीवन की झांकी, झांकी यानी पूरा जीवन का एक दृश्य दिखता है, थोड़ा सा, लेकिन पूरा दिख जाता है, उसी में सब आ जाए। वहीं खंड काव्य में जीवन के किसी एक पक्ष का चित्रण होता है। खंड महाकाव्य में संपूर्ण जीवन का चित्रण होता है, यानी बाल्य का जन्म से लेकर और मरणोपरांत तक। जबकि खंड काव्य में जीवन के किसी एक पक्ष का चित्रण होता है, बाल्यकाल हो, जन्म हो, युवावस्था हो, वृद्धावस्था हो या मरणासन हो, जो भी हो, केवल एक ही का होता है। उसकी कथा संलिष्ट प्रधान न होकर अन्वित प्रधान होती है। संलिष्ट मैं बता चुका हूँ, समीप आना, चिपकना, मिलना होता है। तो ये संलिष्ट प्रधान न होकर, यानी मिलना, चिपकना, जो ये होता है संश्लिष्ट का, तो प्रधान न होकर, यानी मुख्य मिलना नहीं, अन्वित प्रधान होती है, यानी परस्पर एक दूसरे के सहयोग रूप में होते हैं अलग। मान लीजिए 2 मित्र हैं या 2 लोग हैं या 2 भाई हैं या 2 बहनें हैं, वो एक नहीं है, एक मानी जाएंगे, हैं अलग अलग, एक दूसरे के सहयोग करते हैं। उसी तरह ये है खंड काव्य। जबकि महाकाव्य में संश्लिष्ट होता है, संश्लिष्टता होती है, यानी एकदम एक ही में मिल, जैसे दूध और पानी एक में मिल जाते हैं, पहचान नहीं पाएंगे कि पानी कहाँ गया। दूध पतला हो गया तो पानी गया कहाँ, उसमें से निकाल नहीं सकते। तो उसी तरह अन्वित प्रधान होती है, यानी परस्पर एक दूसरे के सहयोग के रूप में होती है। किसी एक घटना या व्यापार का चित्रण होता है। किसी एक घटना या व्यापार, बता चुके हैं आपको व्यापार का अर्थ क्या होता है, चित्रण होता है। जैसे मान लीजिए बाल्यकाल का ही चित्रण हो, यानी उसमें लिखा गया हो, युवावस्था हो या वृद्धावस्था, जो भी हो, या जन्म हो, आकार में वह महाकाव्य से छोटा होता है। महाकाव्य से आकार में छोटा होता है। जैसे पिता से बड़े भाई, मान लीजिए पिता से छोटा पुत्र, हर
मामले में छोटा होता है। बड़े भाई से छोटा छोटा भाई, उसी तरह आकार में वह छोटा होता है। अब आकार यहाँ आ गया तो आकार का देखिए, पर्वत से ही ये पत्थर आते हैं जो मंदिरों, मस्जिदों, घरों, गुरुद्वारों में लगाए जाते हैं, लेकिन पर्वत के आगे आकार में छोटा। पर्वत नहीं न लाकर मंदिर पर रख देंगे, तब तो मंदिर गया, मस्जिद गई, गुरुद्वारा गया, गिरजाघर गया। उनके टुकड़ों से, वही खंड, वही पर्वत के खंड से इनका निर्माण जैसे होता है, उसी तरह महाकाव्य के खंड से खंड काव्य का ही निर्माण होता है। उसकी कथा में तीव्रता रहती है, उसकी कथा तेज चलती है, गति से, तीव्र गति से, अपेक्षाकृत संवेद रूप में अग्रसर होती है, संवेदना से भरी होती है, आगे बढ़ती रहती है, संवेद उसमें सम्मिलित रहता है। खंड काव्य महाकाव्य का संक्षिप्त रूप नहीं है, इतना ध्यान दे लीजिएगा कि खंड काव्य महाकाव्य का छोटा रूप नहीं है, भाग है, रूप नहीं है। रूप अलग हो जाएगा, भाग अलग हो जाएगा। महाकाव्य के अनेक कथा प्रसंगों पर अलग अलग खंड काव्य लिखे जा सकते हैं। जितने भी महाकाव्य में कथा प्रसंग होते हैं, उन हर एक प्रसंग पर एक खंड काव्य लिखा जा सकता है। यानी महाकाव्य के हर प्रसंग को टुकड़ा कर देंगे तो खंड काव्य बन जाएगा। जैसे जय हनुमान, जानकी मंगल, पार्वती मंगल, खंड काव्यों में पात्रों की संख्या भी कम होती है। जैसे जय हनुमान, जानकी मंगल और पार्वती मंगल एक खंड काव्य है, छोटे छोटे एक एक प्रसंग का चित्रण किया गया है। इसमें खंड काव्यों में पात्रों की संख्या कम होती है, छोटा होगा तो पात्र भी कम होंगे। पूरा भर जाए, केवल पात्र ही हो जाएंगे तो उनकी भूमिका कहाँ जाएगी। और प्रकृति चित्रण भी पृष्ठभूमि के रूप में संक्षिप्त हो। पृष्ठभूमि, पृष्ठ यानी जो खंड काव्य की पृष्ठभूमि जिस पर लिखा गया है, नींव पर, नींव कहते हैं, पृष्ठभूमि को नींव भी कह सकते हैं, जिस पर नींव दिया जाता है मकान बनता है, उसी तरह पृष्ठभूमि पर काव्य लिखे जाते हैं। क्या उसकी पृष्ठभूमि है, क्या उसके बारे में, माने तह में क्या है, उसमें भी भूमि के रूप प्रकृति चित्रण भी होता है, लेकिन संक्षिप्त, छोटा। जयद्रथ वध, सुदामाचरित, गंगावतरम, पथिक, सिद्धराज, द्वापर, ये देखिए, जयद्रथ वध, सुदामाचरित, गंगावतरण, पथिक, सिद्धराज, द्वापर, हिडिंबा आदि खंड काव्य। इनको खंड, एक खंड काव्य ही है, इनको कहे नहीं जाएंगे, खंड काव्य है ही। कथास्तु की संनिष्ठता की दृष्टि से महाकाव्य नाटक और उपन्यास के समीप है। संनिष्ठता मतलब बता ही चुके हैं, संनिष्ठ मतलब तो महाकाव्य
नाटक और उपन्यास के समीप है, नजदीक है, और खंड काव्य कहानी और एकांकी के समीप है। ये देखिए, नाटक और उपन्यास के समीप महाकाव्य हैं और कहानी और एकांकी के नजदीक खंड काव्य। ये देखिए, कहानी, उपन्यास, नाटक, एकांकी। नाटक में अनेक पात्र होते हैं, एकांकी में एक ही पात्र के इर्द गिर्द सारी कथा घूमती है, इसीलिए एकांकी कहा जाता है। जैसे रूप दो हैं, है एक ही, इसमें एक पात्र को लिया गया है, इसमें एक से अधिक पात्र होते हैं। एकांकी भी की जाती है, नाटक भी किया जाता है। अब देखिए, उपन्यास, उपन्यास में भी कथा होती है और कहानी तो कथा है ही, तो इसका एक इसमें चला गया, उसका एक इसमें आ गया। क्या समझे? अर्थात दोनों एक हैं। खंड काव्य इसलिए कहा जाता है कि महाकाव्य के टुकड़े के रूप में होता है। टुकड़े कर देंगे, रूप में नहीं, टुकड़े कर देंगे तो खंड काव्य बन जाएगा। किसी प्रसंग को निकाल देंगे तो खंड काव्य कहा जा सकता है। और महाकाव्य सारे प्रसंगों को एक साथ जोड़ देंगे तो महाकाव्य बन जाएगा। महा माने बड़ा। तो आज मैंने खंड काव्य के बारे में आपको बताया, समझाया और प्रयास किया कि आप इसे समझें, इसकी महत्ता को जानें। ये आज नहीं, कल के लिए स्वर्ण है। जितना ऊपर जाएंगे उतना ऊपर आपकी रहेगा, हमेशा 4 अंगुल ऊपर। ये प्रतियोगी परीक्षाओं में भी आता है। 12वीं 10वीं की कक्षा के विद्यार्थियों के लिए अति महत्वपूर्ण है। ये सबके लिए महत्वपूर्ण है, एक के लिए नहीं। तो समास को रोक कर मैंने काव्य के भेद इसीलिए पढ़ाया। एक और रह गया है मुक्तक काव्य, उसी को पढ़ाना है। जो अगले भाग में मिलेंगे तो उसको भी बताएंगे। तब तक के लिए विदा।